रिकॉर्डिंग भी शुरू हो। अच्छा मेरा बेटा, अब जो हमारे पास आज की क्लास है, हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर कुछ बेसिक टॉपिक्स पढ़े थे। और जो हमारे बेसिक टॉपिक थे उनमें हमने अपनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हमने इस तरह की सारी चीजें क्या कर ली थी, मुकम्मल कर ली थी। ठीक है मेरा बच्चा। अच्छा, अब अपने पास जो आज की क्लास का टॉपिक है ना, एक मेजर टॉपिक, वो हमारे पास है मेरा बेटा क्या, लेटेंट हीट वाला टॉपिक है। ठीक है, कौन सा टॉपिक है, लेटेंट हीट वाला टॉपिक है। अब जरा देखते हैं लेटेंट हीट वाला टॉपिक जो है ना वो हमें क्या बता रहा है। ठीक है, देखो देखो मेरा बेटा, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट एनर्जी देते हो, आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हो, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हो तो अल्टीमेटली उसको क्या होता है मेरा बेटा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। हमें ये बात पता है। अब हमेशा याद रखना कि टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब ये है कि जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद है ना, उसके पास मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स की बेसिकली इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये मतलब है इसका। होता क्या है, जब हीट देते हैं टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। याद रखना किसी भी गिवन स्टेट में, किसी भी गिवन स्टेट में, गिवन स्टेट बोले तो चाहे सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, चाहे गैस है, कि भी किसी भी गिवन स्टेट के अंदर आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इंटरनल एनर्जी की कोई ना कोई एक मैक्सिमम वैल्यू होती है जहां पे वो जा सकते हैं। अगर आपकी इंटरनल एनर्जी यहां तक आ गई, मिसाल के तौर पे अज्यूम कर लेते हैं गैस के स्टेट में वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी, फॉर एग्जांपल वो आपके पास है 2 जूल मिसाल के तौर। तो आपने क्या करा, आपने गैस के, आपने जो बेसिकली आपके पास पानी था, अभी वो गैसियस स्टेट में था, आपने इसको हीट करना शुरू करा। जब आपने इसको हीट करना शुरू करा तो अल्टीमेटली हुआ क्या, इसका टेम्परेचर बढ़ा। गोया के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। 1 जूल हुई, 1.2 जूल हुई, होते 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 फाइनली कितनी आ गई, 2 जूल हो गई। जब 2 जूल हो गई ना, अब ये 2 जूल आपके पास मेरा बेटा क्या है, 2 जूल अभी मैंने बताया ये मैक्सिमम वैल्यू है ऑफ द इंटरनल एनर्जी जो कि मॉलिक्यूल्स पजेस कर सकते हैं एट अ गिवन स्टेट। और इस वक्त कौन सी गिवन स्टेट है इनकी, गैस वाली स्टेट है। अब अगर आप चाहते हो कि इसकी इंटरनल एनर्जी मजीद बढ़े तो इनको स्टेट चेंज करना पड़ेगी। जैसे अगर ये सॉलिड में थे तो लिक्विड में जाएंगे, लिक्विड में थे तो गैस में जाएंगे, गैस में थे तो सुपर हीटेड गैस में जाएंगे। सुपर हीटेड जैसे हमारे पास स्टीम होती है जिसको हम सुपर हीटेड स्टीम कह रहे होते हैं, बेसिकली स्टेट चेंज थोड़ी, एक स्टेप समझ लो और आगे चले जाएंगे। बात समझ आ रही है। जैसे अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड स्टेट में था, आपने इसको हीट प्रोवाइड करी, इसने टेम्परेचर बढ़ाया और इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ी, जितनी बढ़ सकती थी उतनी बढ़ गई सॉलिड में। अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती, अब वो आ गया बाउंड्री पे, अब वो क्या करेगा, अपनी स्टेट चेंज करेगा, कहाँ आ जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा। फिर लिक्विड में यही कार्रवाई हुई, फिर वो कहाँ आ जाएगा मेरा बेटा, गैस। अच्छा आपके कोर्स में खैर सुपर हीटेड गैस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है तो, लेकिन वो खैर समझाने के लिए मैं बता रहा था। बेटे यहां तक का पहले बता दो, कोई पॉइंट क्लियर है? अभी तक मैंने लेटेंट हीट नहीं पढ़ा, अभी तक सिर्फ ये बताया आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट एनर्जी प्रोवाइड करी तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली हमारे पास उसका उसका हमारे पास जो मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो होते होते एक पॉइंट आएगा जितनी वो मैक्सिमम हो सकती। ठीक हो गया मेरा बेटा, चलो आगे देखो जरा। अब लेटेंट हीट क्या होती है इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल, उन दोनों बातों को फिर हम मिला लेंगे। सपोज करो मेरे पास पानी है। अच्छा जब भी मैं कभी पानी कहूं ना तो ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि मैं लिक्विड स्टेट की बात कर रहा हूं। जब भी पानी कहूं उसका मतलब कौन सी स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट की बातचीत अभी चल रही है। ठीक है भैया। अच्छा अब पानी का टेम्परेचर मान लो इस वक्त रूम टेम्परेचर पे है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भैया, मैंने क्या करा, मैंने इसको शुरू करा हीट करना, मैंने इसको हीट किया। हीट करने की वजह से क्या हुआ, इसका टेम्परेचर बढ़ा, 25 से बढ़ते बढ़ते 70 हुआ, फिर 80 हुआ, फिर 90 हुआ और फाइनली मान लो इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। अब मेरा बेटा ये जो ये 100 डिग्री सेल्सियस फाइनल इसका टेम्परेचर हुआ है, ये बेसिकली वो टेम्परेचर है जिसके अंदर, ये वो टेम्परेचर है जिसके अंदर इस वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल एनर्जी है वो मैक्सिमाइज हो चुकी है, क्योंकि इससे ऊपर लिक्विड में रहते हुए वो नहीं जा सकता। अब जब मैं मेरा बेटा मजीद हीट प्रोवाइड करूंगा इसी पानी को,
तो ये हीट क्या करेगी, ये इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, ये हीट इसका क्या चेंज करेगी मेरा बेटा, स्टेट चेंज करेगी। बात समझ आ रही है, ये हीट इसका क्या करेगी, स्टेट चेंज करेगी। तो इस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। अब समझे बात को, लेटेंट हीट क्या होती है, वो हीट जो किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या करे, स्टेट चेंज करे, या तो सॉलिड से उसे कहां लाए, लिक्विड में, या लिक्विड से उसे कहां ले जाए, गैस में। वो हीट आपके पास क्या कहलाती है, लेटेंट हीट। बात समझ आ रही है। इसी तरह से अगर आपके पास एक कोई पानी है, आपके पास एक कोई आइस क्यूब मौजूद है, एक क्या मौजूद है आपके पास, आइस क्यूब है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मौजूद है। आप जब कभी भी इसको मेरा बेटा हीट करना शुरू करोगे तो आइस क्यूब का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। इसको आप अपनी डेली रूटीन में प्रैक्टिस करके भी देख लेना। अक्सर हमारे घरों में जो दूध आता है उसको हम लोग फ्रीजर में रख देते हैं, वो फ्रीजर के अंदर बिल्कुल जम जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है। आपने उसको अपने सॉसपैन में डाला गर्म करने के लिए, आप जब तक वो दूध बर्फ बना हुआ है तब तक आप उसे हाथ लगा के देखते रहना, आपके पास उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा होगा, लेकिन वो पिघल मुसलसल रहा होगा। शायद आप में से किसी ने ये तजुर्बा किया भी हो, मैंने तो अक्सर किया है। आखिर में वो दूध का बिल्कुल छोटा सा एक क्यूब रह जाता है, उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, जो दूध बाकी पिघल गया उसका टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, लेकिन अगर आप उस क्यूब को हाथ लगा के देखोगे वो बदसूर ठंडा होता है। कभी किसी ने ये एक्सपेरिमेंट घर पे करके कोशिश करी? हाँ। तो ये बेसिकली फिजिक्स है, और क्या चीज है, आपके पास वो आइस की फॉर्म में मौजूद है ना, उसको जो हीट मिल रही है, बात समझ आ रही है। और फिर जेली की स्मेल आती है, अबे तो मेरा बच्चा थैले के साथ गर्म नहीं करना होता, बात समझ आ रही है, वो थैले के साथ गर्म थोड़ी करना होता है, ठीक है, थैले से निकाल के गर्म करना होता है। बात समझ में आ रही है आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास जब कभी भी आप किसी ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझना, आप जरा मेरा बेटा, हमारे पास जो स्टेट चेंज वाला टेम्परेचर होता है ना, जो स्टेट चेंज वाला टेम्परेचर होता है, स्टेट चेंज वाले टेम्परेचर से मुराद है जैसे अपने पास 0 डिग्री सेल्सियस है, या जैसे अपने पास 100 डिग्री सेल्सियस है। जो आपके पास स्टेट चेंज वाला टेम्परेचर होता है ना मेरा बच्चा, उस स्टेट चेंज वाले टेम्परेचर पे आप जब भी कभी हीट प्रोवाइड करोगे, वो हीट उसका स्टेट चेंज करेगी। और याद रखना, जब तक स्टेट चेंज हो रहा होगा तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। बात समझ आ रही है। तो अभी जब आपको इसके न्यूमेरिकल भी मिलेंगे ना, उसमें आप यही चीज देखोगे। मिसाल के तौर पे मेरे पास 10, अच्छा अब इन न्यूमेरिकल्स का एक जनरल कॉन्सेप्ट समझ लेना, ताकि जब तुम देखो तो इन न्यूमेरिकल के जनरल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के चलो। मान लो मेरे पास 10 किलोग्राम आइस है, 10 किलोग्राम क्या है, आइस है, एट 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसके न्यूमेरिकल बहुत मजे के होते हैं, मतलब बेइंतहा मजे के। मजे से मुराद ये होती है, बहुत कोई टेक्निकल नहीं होते, आपने मतलब एक घिसा पिटा काम ना बार 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 करना होता है। अभी देखो मैं एक दो बार समझाऊंगा ना, तुम लोग सारे चैंपियन लोग माशाल्लाह समझ जाओगे फौरन। देखो सपोज करो मेरे पास 10 किलोग्राम आइस का एक ब्लॉक मौजूद है, और मुझे इसका टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मेरा बेटा मैं इसको हीट दूंगा, जो हीट इस 10 किलोग्राम आइस को कन्वर्ट करेगी 10 किलोग्राम वाटर में। बात समझ आ रही है। ये पहली हीट दूंगा मैं जो इसका स्टेट चेंज करेगी, ये कहलाती है लेटेंट हीट। फिर मैं इसको हीट दूंगा जो इस 10 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा करके लाएगी 10 किलोग्राम पानी में एट 20 डिग्री सेल्सियस। बोलो मेरा बेटा, ये समझ आ रहा है। मुझे टोटल हीट कितनी देनी पड़ेगी, मुझे टोटल हीट इन दोनों का सम देना पड़ेगा। ये जो पहली हीट है ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज कर रही है, और ये जो है ये इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है। बोलो मेरा बच्चा, समझ में आया? मेरे अलावा तुम्हें भी कुछ समझ में आया, हाँ या ना? बेसिक सी बातें है ना सारी, ठीक है। अब जरा देखो, तो हमने क्या सीखा, लेटेंट हीट हमारे पास क्या होती है। लेटेंट हीट हमारे पास क्या है, वो अमाउंट ऑफ हीट जो ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करे एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अपने पास दो तरह की लेटेंट हीट होती है, एक सॉलिड से लिक्विड लेके जाती है, एक लिक्विड से गैस लेके जाती है। जो सॉलिड से लिक्विड लेके जाती है इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो लिक्विड से गैस लेके जाती है इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स M इंटू एच। यहां पे बस हम एच एफ लगा देते हैं, यहां पे हम एच वी लगा देते हैं। अगर मुझे फॉर्मूले से डेफिनेशन डिफाइन करनी है तो देखो जरा ये देखो। अब अगर मैं यहां से डेफिनेशन बनाऊं, क्या डेफिनेशन बनेगा देखो जरा।
amount of heat required to change the state of, amount साथ साथ लिख भी लेते हैं ना, amount of heat required to change the state of, नीचे क्या आ रहा है, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब तक लेटेंट हीट ऑब्जेक्ट लेता रहेगा, यानी कि जब तक उसकी स्टेट चेंज होती रहेगी तब तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जब एक बार स्टेट चेंज पूरा हो जाएगा तो फिर उसके बाद टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। बोलो मेरा बेटा यहां तक क्लियर है? ये हीट वाली बात मैं दोबारा बताता हूँ, जो ऊपर वाली हीट वाली बात है। लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना। तो मेरा बेटा अभी तक अगर मैं सारी कहानी को सम अप करूं ना, जो अभी तक का अपनी कार्रवाई का एक अदद कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन ये है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट देते हो तो हीट देके आप उससे दो काम कर सकते हो। या तो आप उसका मेरा बेटा स्टेट चेंज कर सकते हो, ये कहलाती है लेटेंट हीट, या आप उसका टेम्परेचर चेंज कर सकते हो और ये आपके पास कहलाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, Q इक्वल्स mc डेल्टा T। ठीक हो गया मेरा बेटा? आगे देखो अब जरा बेटे, यूनिट मास का मतलब मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आपको बताया था कि वो 1 किलोग्राम होता है या 1 ग्राम होता है, याद होगा, बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, अब सपोज करो मेरे पास जो है ना मेरा बच्चा, हमारे पास क्या सीन है, हमारे पास मिसाल के तौर पे एक अदद आइस का ब्लॉक है। ठीक है, अब जरा समझना अच्छे से और मुझे बताना। आइस का ब्लॉक है एट -20 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर मुझे बढ़ा करके लेकर आना है कहां तक, 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब देखो मुझे इसको क्या क्या हीट चाहिए। सबसे पहले तो ये देखो, सबसे पहले तो जब मैं इसको हीट दूंगा, क्या मैं ये कह सकता हूं सबसे पहले जब मैं इसको हीट दूंगा तो ये -20 डिग्री सेल्सियस आइस से कन्वर्ट हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस आइस के अंदर? बोलो हाँ या ना। जब मैं हीट दूंगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और ये -20 से कहां आ जाएगा, 0 पे। ये मान लो मेरे पास हीट नंबर 1 है। क्या ये लेटेंट हीट है या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है? ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, -20 पे हीट देने पे आइस मेल्ट क्यों नहीं हुई? इसलिए कि वो मेल्टिंग पॉइंट ही नहीं है। आइस तो जब मेल्ट होगी जब वो मेल्टिंग पॉइंट पे आएगी, ऐसा थोड़ी होता है वो फौरन मेल्ट हो जाएगी। बात समझ आ रही है? -30 -40 पे जब आप हीट दोगे तो पहले वो अपना टेम्परेचर बढ़ाते 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 कहां आएगा, मेल्टिंग पॉइंट पे आएगा। एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। ये हो गई आपके पास हीट नंबर 1। अब जब आप इसको हीट दोगे तो ये 0 डिग्री के ऊपर जो आपकी आइस है ये कन्वर्ट हो जाएगी सारी की सारी 0 डिग्री के ऊपर, किस में, वाटर में। इसको मैंने कहा हीट नंबर 2। ये कहलाती है मेरा बेटा क्या, लेटेंट हीट, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसका स्टेट चेंज कर देगी। अब मैं इसको एक और हीट दूंगा जो कि 0 डिग्री वाटर को लेके जाएगी कहां पे, 50 डिग्री ऑफ वाटर। बात समझ आ रही है? इसको मैंने कहा हीट नंबर 3। ये मेरे पास दोबारा से क्या होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब आप यूज करोगे यहां पे आएगा, मान लो Q1 इक्वल्स mc डेल्टा T, यहां Q2 इक्वल m इंटू H। अब कहां पे क्या यूज करोगे वो भी बता रहा हूं। Q3 इक्वल्स mc डेल्टा T। देखो Q1 Q2 Q3 तो ये सारी की सारी हो गई हीट्स हमारे पास। ठीक है मेरा बच्चा? अब m जो है ना वो हर जगह पे आपके पास यही चलेगा जो यहाँ पे गिवन होगा। मान लो अगर ये 10 किलोग्राम गिवन है तो हर जगह पे चलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लॉसलेस सिस्टम कंसीडर करते हैं। लॉसलेस का मतलब है जिस सिस्टम में कोई नुकसान नहीं होता, कोई चीज आपके पास जाया नहीं होती। ठीक है मेरा बेटा, यहां तक सबको सारा पॉइंट क्लियर है?
बोलो मेरा बच्चा, हाँ या ना? हाँ, लेटेंट हीट कांस्टेंट होता है, हर मटेरियल का अपना अपना कांस्टेंट होता है, बिल्कुल ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे ये सी क्या है, दिस सी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब यहाँ पे मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रखूंगा आइस की, वाटर की नहीं रखूंगा, क्योंकि अभी ये किस पे अप्लाई हो रहा है, आइस पे लग रहा है, आइस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ किसकी आएगी, आइस की। सवाल में सब गिवन होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आएगी आपके पास आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। अच्छा, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी आएगी, अब देखो ये क्या है, अब ये पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर आएगा। बोलो मेरा बेटा, यहां तक का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? देख रहे हो आसान आसान सवाल होते हैं इसके, मतलब बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, एक बार आपने कॉन्सेप्ट बना लिया चलते जाएगा बस अब वो, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अब अच्छे से मुझे बताओ जरा, लाइवा मेरा बेटा आपने साथ में ज्वाइन किया था, क्योंकि बाकी सब तो बोल रहे हैं उनको पॉइंट क्लियर हो चुका है सारी चीजें। अगर सपोज करो मेरे पास -50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एक आइस का ब्लॉक मौजूद है, और इसको मुझे लेके जाना है मिसाल के तौर पे 100 डिग्री सेल्सियस में गैस में या वेपर्स में, तो मुझे बताओ मुझे इसके अंदर कितने टाइप की हीट यूज करनी होगी, और बताओ क्या बनेगा उसका, जल्दी बताओ। नहीं आया ना, ये फिर देख लो। अगर अभी भी किसी का मसला है, देखो बेटा बेटा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इसको अच्छे तरीके से, इसको आप नोट डाउन कर लो, देख लो। देखो देखो हमारे पास सबसे पहले मेरा बच्चा देखो, आप बस ये सोचो जब मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगा तो होगा क्या। जैसे ही मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगा ना, या तो टेम्परेचर चेंज होना चाहिए या स्टेट चेंज। स्टेट चेंज सिर्फ तब होगी अगर आपका स्टेट चेंज वाला पॉइंट है, और स्टेट चेंज वाले पॉइंट जो है ना मेरा बेटा, वो अपने पास सिर्फ दो हैं। फिर देख लो अगर किसी का मसला है, या तो 0 डिग्री सेल्सियस है, या आपके पास क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, ये दो स्टेट चेंज वाले पॉइंट है, क्योंकि ये आपके पास है आइस पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, या आपके पास है बॉइलिंग पॉइंट या वेपर वाला पॉइंट, ठीक हो गया। जब आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे, सबसे पहले आपके पास आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा -50 डिग्री सेल्सियस से, कहां जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, और आइस विल रिमेन आइस। इसको मैंने कह दिया हीट नंबर 1। तो जो हीट नंबर 1 है दैट विल बी गिवन बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q इक्वल MC डेल्टा T। सी आइस का रखेंगे, सवाल में दिया होगा, ठीक हो गया। अच्छा, फिर जब मैं मजीद हीट प्रोवाइड करूंगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस आइस से ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में। अब जो हीट नंबर 2 थी, इसने क्या किया, इसने इसका स्टेट चेंज कर दिया, यानी कि पूरी की पूरी जितना भी ये मास था, ये 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री वाटर में आ गया। ये आपके पास हो गई लेटेंट हीट M इंटू HF। HF इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, ठीक है। आइस कह लो वाटर कह लो एक ही बात है, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के अंदर स्टेट चेंज हो रही होती है, तो आइस इज ऑब्वियसली बीइंग कन्वर्टेड इनटू वाटर, ठीक हो गया। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर हो गया। आप जब इसको मजीद हीट दोगे, अब समझना जरा, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से उठ के कहां आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर तक आएगा। बोलो हाँ या ना? ये आपके पास है हीट नंबर 3। इसको आप फिर से कह रहे हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसमें आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज करोगे वाटर वाली, क्योंकि आप पानी का तापमान या टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। अब यहां पे सवाल वाला क्या कहता है, सवाल वाला कहता है कि आप इसके अंदर इसको गैस में कन्वर्ट करो। जब गैस में कन्वर्ट करने बोल रहा है, आप इसको मजीद हीट प्रोवाइड करो। ये 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से उठ के कहां आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस गैस में आएगा। अब आपने फिर से इसका स्टेट क्या करा, चेंज करा। ये हीट नंबर 4 था, ये कहला रहा होगा लेटेंट हीट। अब ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, जैसे पहले वाला क्या था फ्यूजन, यहां फिर से स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर आपको सम अप करने बोलेंगे तो आप Q1 Q2 Q3 Q4 इन सबको क्या करोगे, जमा करोगे। बोलो मेरा बेटा, यहां तक का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर फील करने की होती है? आदत है ना, मैं बोल रहा था, ठीक है। माउंटेन एरियाज में प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अच्छा बेटे, अब जरा जाके ना इसी पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ना, और उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट देखना, वहां पे वो वाला पैरामीटर डिपेंड कर रहा होता है। सेट है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पढ़ना तो समझ में आ जाएगी ये सारी की सारी बात, ठीक है। ठीक हो गया, बस चलो। अच्छा मेरा बेटा, अब देखो ये हमारे पास जो है ना, एक मिसाल के तौर पे मेरे पास
ये मिसाल दो मेरा बेटा, मेरे पास जो है ना एक अदद कोई भी, ये जो मैं अभी तुम लोगों के साथ शेयर किया था ना, एक ही पोजीशन जिसकी शेयर की थी, उसकी तो कोई मतलब इस तरह तो उसको तो अब तक खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी, उसकी तो मैंने कोई इस तरह से बहुत ही बेइज्जती करी है, अल्लाह रहम करे, ठीक है। अभी ऐसा कुछ नहीं होता। सपोज करो मेरे पास इसके अंदर कोई गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद है। अब मुझे ये बताओ, हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, क्या ये गैस के मॉलिक्यूल स्टैटिक होते हैं या मूव कर रहे होते हैं? ब्राउनियन मोशन, एक्सेलेंट, ठीक है। चलो देखो जरा जल्दी से, यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे मेरा बच्चा, ये जो गैस के मॉलिक्यूल है ये क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, ठीक है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, ठीक है, रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली मेरा बच्चा, वेन एवर दे विल गो एंड स्ट्राइक द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, तो क्या मैं कह सकता हूं ये फोर्स एक्सर्ट करेंगे, दे विल एक्सर्ट फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, हाँ या ना? ये कंटेनर की वॉल पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे। और हमें बचपन से एक बात पता है, क्या बात पता है? कि फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया विल गिव मी द प्रेशर। बोलो हाँ या ना? फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया विल गिव मी व्हाट? विल गिव मी द प्रेशर। बोलो मेरा बेटा, यहां तक का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, हाँ या ना? अच्छा, वैसे एक चीज और, अगर मैं कभी कुछ कहता भी हूं ना, तो मैं किसी का नाम नहीं लेता, इसलिए किसी को पता भी नहीं चलता, टेंशन नहीं लिया करो, ठीक है? समझ आ गया? फिर हमने इस प्रेशर की मेरा बच्चा इक्वेशन भी पढ़ी हुई है। इस प्रेशर की इक्वेशन जो है वो अपने पास क्या आती है? 1/3 रो मीन स्क्वायर स्पीड। अब इससे हमारे पास 2 से 3 तरह के सवाल बनते हैं, ठीक है। सर आप फिर बेइज्जती ना किया करें। नहीं मेरा बेटा, वो तो देखो मैं नहीं छोड़ सकता ना, अब आदत तो मेरी कहीं नहीं जाती ना, तो वो तो मैं बोलूंगा उसको, ठीक है। तो अब आपने जो है ना वो इसको फील नहीं करना, ठीक है। अच्छा, वैसे हमारे एक बड़े अच्छे सर हुआ करते थे, वो ये कहा करते थे कि ना, इज्जत और बेइज्जती जो है ना वो अल्लाह के हाथ में होती है। इंसान ना किसी को इज्जत देता है और ना किसी को बेइज्जत करता है। इंसान जो है ना वो सिर्फ बीच में जरिया बन जाता है, ठीक है। तो हम जो है ना वो किसी की इज्जत या बेइज्जती नहीं करते, हम सिर्फ जरिया बन जाते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, चले आगे। ठीक है, अब देखो यार, हमारे पास मेरा बेटा, जब ये जो मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास, दीज मॉलिक्यूल्स वर मूविंग रैंडमली। अब हमारे पास ये जो मेरा बेटा मॉलिक्यूल्स थे, ये मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे थे। और जो ये मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे थे उसको हमने कहा था ये कैसा मोशन है? ब्राउनियन मोशन है। और जो ये ब्राउनियन मोशन है इसके अंदर कभी ना कभी ये वॉल से टकराएंगे, आपस में टकराएंगे। तो मैंने कहा जब ये वॉल से कोलिजन्स करेंगे तो इस कोलिजन की वजह से क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। और फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल बेसिकली क्या कराता है? प्रेशर। और ये जो प्रेशर है दैट इज बीइंग एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इसका अपने पास फॉर्मूला क्या है? P = 1/3 रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब हर चीज को बारी बारी समझ लेना बेटे। रो से मुराद होती है डेंसिटी ऑफ द गैस। डेंसिटी कैसे निकालते हैं? डेंसिटी निकालते हैं टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। डेंसिटी बोले तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। और टोटल मास के लिए अक्सर हम ऐसे लिखते हैं M × N/V। ठीक है मेरा बच्चा, मैं सब बताता हूं अभी सवाल कैसे कैसे आते हैं। ये होता है अमूमन अपने पास मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये क्या होता है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये जो एन है ना, ये अपने पास होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर एक मॉलिक्यूल अपने पास 1 ग्राम का है और हमारे पास कुल मिला के 5 मॉलिक्यूल है, टोटल मास कितना हुआ? 5 × 1 ग्राम। बात समझ आती है? तो 5 ग्राम हो गया। तो M × N विल गिव मी द टोटल मास, क्योंकि स्मॉल m बता रहा है एक मॉलिक्यूल का मास, कैपिटल N बता रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। V क्या है अपने पास? वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड या वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जिसमें इसको रखा हुआ था। ठीक है भैया, आगे देखो अब जरा। अब ये बड़ी एक कमाल की चीज है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब जरा इसको समझना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये कैसे निकालते हो आप? मान लो आपके पास इस कंटेनर के अंदर n मॉलिक्यूल्स हैं। कितने मॉलिक्यूल्स है मेरा बच्चा? n है। तो पहले गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर, दूसरे गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर, तीसरे गैस की मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर, चौथे का स्क्वायर, करते 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 अप टिल क्या आ गया? Vn स्क्वायर। बात समझ आ रही है? आपने तमाम मॉलिक्यूल की वेलोसिटी के स्क्वायर को, आपने तमाम मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को स्क्वायर किया, जमा किया और किससे डिवाइड कर दिया? n से। ये कहलाती है मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। क्या कहलाती है?
मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल। अच्छा, अमूमन मैं ये फॉर्मूला नहीं बताता क्योंकि ये डेरिवेशन का पार्ट है, लेकिन माजी में नहीं, ये रूट मीन स्क्वायर नहीं है, ये रूट मीन स्क्वायर नहीं है मेरा बच्चा, ये मीन स्क्वायर स्पीड है। ठीक है, माजी में 1 से 2 बार डायरेक्टली इससे सवाल आया है, पता है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आया हुआ है। कैसे? आपको उसने कहा एक गैस है, उसके पास 5 मॉलिक्यूल है, एक की स्पीड 10 है, एक की स्पीड 12 है, एक की 8 है, एक की 3 है, एक की 4 है, मिसाल के तौर पे, एट सर्टेन गिवन टेम्परेचर। आप इसकी मीन स्क्वायर स्पीड निकालते हैं। देखो, देखने में कितना सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, सबको जमा करेंगे और आंखें बंद करके 5 से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा? मीन स्क्वायर स्पीड मिल जाएगा। आप देखो, देखने में कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन अगर आपको ये बेसिक बात नहीं पता कि मीन स्क्वायर स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं, तो आप फंस जाओगे वहां पे जाके। मेरा बेटा, यहां तक का पॉइंट सबको, सारा का सारा पॉइंट क्लियर है? बोलो हाँ या ना। बोलो मेरा बच्चा, सबको 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 सबको। आंसर इज 2654280। नहीं मेरा बेटा, इतना बड़ा आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, आप चेक करा लेना, आपने अपनी दवाई को सही से नहीं हिला के पिया, उस पर लिखा हुआ होता है। ठीक है, शेक वेल बिफोर यूज। जी मेरा बेटा, इस तरह के क्वेश्चन वर्कशीट में है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है मेरा प्यारा बच्चा, इसको 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, 12 का स्क्वायर होता है 144, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। भाई इसको जमा कर ले यार, जमा कर ले, क्या टेंशन है। 16 प्लस 64 कितना होता है? 70, 80। अब ऐड करो, 9 प्लस 144 कितना हो गया? हम 153, 153 में अगर मैं 80 ऐड करता हूँ तो कितना बना? ये बन गया 233, 333, 333 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 5 से, ये आंसर आना चाहिए इसका। 5 6 हुआ 30, 5 6 हुआ 30, 5 66.6 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए कुछ जिसके लिहाज से। मेरा बच्चा, यार सारे चीते मुझसे पहले आंसर निकाल के बैठे हुए, चैंपियन लोग हो माशाल्लाह से। इस दफा, अभी तो पिछली दफा तो चौथी पांचवी पोजीशन आई है, अगर इतने चैंपियन हो माशाल्लाह से, तो अगली दफा जो है ना, वो मुझे पहली दूसरी रैंक चाहिए यहां से। ठीक है, यहां तक सारा का सारा पॉइंट क्लियर है सबको, A to Z। यार केमिस्ट्री की क्लास साद वकार ने मुझे कहा है कि मंडे वाले दिन शिफ्ट कर दी जाए परमानेंटली, तो मैं रिवाइज शेड्यूल भी आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह, तो वो मंडे वाले दिन हुआ करेगी। फिलहाल हम हैं और हमारे साथ हमारी फिजिक्स है, और हमारी फिजिक्स है बस। प्लस करके फिर स्क्वायर कर सकते हैं? नहीं मेरा बेटा, क्योंकि स्क्वायर पहले ही हो रहा है, प्लस बाद में हो रहा है। ठीक है मेरा बच्चा, हाँ हाँ, तो नेट में पोजीशन लेना तुम नस के अंदर। आज से 2 साल पहले 2020 के अंदर एक जगह मैं फिजिकल पढ़ाता था, वहां पे जो है एक बच्चे की पोजीशन थी नस के अंदर, टॉप 10 में। अब मैं जहां बोलोगे खिला दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, नहीं मेरा बेटा, मैं नहीं मुकरता, हर बंदा तुम्हारे जैसा नहीं होता। ठीक है ठीक है, चलो आगे देखो। हमें यहाँ ये समझ में आ गया, P इक्वल्स 1/3 रो मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है भैया, ये आपके पास मीन स्क्वायर स्पीड कैसे निकालनी थी, ये हमने सीख लिया। अब यहाँ पे जो है ना, हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम इसको एक और तरह से देखते हैं, जरा देखो जरा। मीन स्क्वायर स्पीड को अगर मैं लिखता हूँ, इस 3 को वहां फेंकूंगा तो ये बन जाएगा 3P डिवाइडेड बाय रो। अब मेरा बच्चा, अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लेता हूं, दोनों तरफ अगर मैं क्या लेता हूं? अंडर रूट लेता हूं, तो मैं कह सकता हूं, अब ये देखो, इसको मैं क्या पढ़ूंगा, अच्छे से देखना। रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या बना? रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसको कहते हैं VRMS। क्या कहते हैं? VRMS। ये बनता है 3P अपॉन रो। बात समझ आ रही है? ये है VRMS। फर्क समझ आ रहा है VRMS का मेरा बच्चा? अब जरा देखो, इसी के अंदर आपको एक दो चीजें और बता दी जाए। VRMS का मतलब हुआ 3P डिवाइडेड बाय रो। अभी मैंने आपको थोड़ी सी देर पहले अभी मैंने आपको रो बताया था। रो इज डेंसिटी, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 3PV अपॉन में क्या आ जाएगा? M आ जाएगा। और जनरल गैस इक्वेशन तो याद ही होगी, PV इक्वल्स NRT। याद है मेरा बच्चा? तो दिस विल बी 3/M मल्टीप्लाई बाय NRT। क्लियर है मेरा बच्चा?
अच्छा, अगर मैं इसको फर्दर आगे लेके चलूं, स्मॉल एन से क्या मुराद होती है? स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। स्मॉल एम बोले तो मास, और दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास? मोलिकुलर मास। ठीक हो गया मेरा बच्चा, यहां तक कोई मसला? बेहतरीन हो गया, ठीक है। चलो आगे देखो आपसे। लास्ट टाइम भी एक बच्चा ऐसे ही था, उसको यकीन ही नहीं आता था कि मैं उसको दावत दूंगा, ठीक है। अभी वो मेरी गली के कोने पे शवर में बेच रहा है इधर, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक है। अब देख लो क्या करना है। हाँ मेरा बेटा, पीवी इक्वल एन आर टी होते हैं, ठीक है। चले आगे, ठीक है। अब देखो आगे, एन की जगह पे हमने लिख दिया स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, मल्टीप्लीकेशन में क्या आ गया? आर टी आ गया। स्मॉल एम से स्मॉल एम मर गया, क्या बनाइए? 3RT अपॉन कैपिटल एम। ये हमारे पास एक और फॉर्मूला है, बात समझ आती है? 3RT अपॉन कैपिटल एम। अब अगर इसके अंदर आप देखोगे, ठीक है, इसमें आप देखोगे आपको नजर आएगा VRMS इक्वल्स √3RT अपॉन कैपिटल एम। ये जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना, ये मेरा बेटा कांस्टेंट होता है। नॉर्मली अगर मैं किसी पर्टिकुलर गैस के लिए फिलहाल बात करूं, अगर मैं एयर के लिए बात करूं, जैसे एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसका एक फिक्स मॉलिक्यूलर मास होगा। अगर मैं मीथेन के लिए बात करूं तो उसका एक फिक्स होगा, इथेन की बात करूं उसका अपना एक फिक्स होगा। 3 कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। क्या मैं कह सकता हूं VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T? बोलो हाँ या ना। VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। बोलो यस और नो, हाँ या ना मेरा बच्चा? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? बोलो मेरा बच्चा, क्लियर है? सबको सबको ठीक है, ठीक है ना? अबे तो मुझसे तो फिर भी बेहतर ही है, मैं तो मंजन बेच रहा हूँ, ठीक है। वो तो फिर भी खाने की चीज बेच रहा है, ठीक है। चलो आगे देखो अब जरा। अच्छा मेरा बच्चा, अब इसके अंदर जो है ना मेरा बच्चा, लास्ट स्टेप मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि जो VRMS है ना, दैट इज 3RT अपॉन एम, ठीक है बच्चे, ये था आपके पास, ठीक है। अब इसमें 3 कांस्टेंट, आर कांस्टेंट और एम किसी गिवन गैस के लिए कांस्टेंट, तो VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। क्लियर हो गया सबको? सेट है, बिल्कुल। VRMS का रिलेशन अगर आप देखोगे आपको नजर आएगा मास के साथ कैसा है, मॉलिक्यूलर मास के साथ मेरा बच्चा इनवर्स है। ये चीज आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी है, अगर आपको याद है? केमिस्ट्री में पढ़ी है आपने ये चीज? जल्दी से बताओ कहां पढ़ी है केमिस्ट्री? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, एक्सीलेंट। आपने ये चीज पढ़ी है, जो गैस डिफ्यूज होती है उसका हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है किसके साथ? मास के साथ, ठीक है मेरा बच्चा, ठीक है। अच्छा, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी निकलने की स्पीड कम होगी, और जिसका मास कम होगा उसकी स्पीड कैसी होगी? ज्यादा होगी। बोलो मेरा बेटा, यहां तक का सारा कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है?